नाजरीन, चूँकि ये मई महीना चल रहा है और एसएससी के, एचएससी के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के बहुत सारे मतलब जो इसके रिजल्ट आ चुके हैं और हमारे बच्चों को जिन चीज़ों की अक्सर जो ज़रूरत होती है और कहाँ कमी रह जाती है और किन की जिम्मेदारियाँ होती है, ऐसी बहुत सारी बातें जो बच्चों को करियर अपना डेवलप करने में या चुनने में मददगार साबित होती है, उन बहुत सारी बातों की मालूमात, उसके रूट कॉज और उसके सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे। और हमारे चैनल पे आज के इस डिस्कशन में बात करने के लिए बहुत ही मोअज़्ज़िज़, डाउन टू अर्थ और हाईली क्वालिफाइड, जो खुद केमिकल इंजीनियर गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और आजकल आप चंद महीनों से आप देख रहे हैं कि हर हफ्ता कोकन की आवाज़ वीकली में जिनके आर्टिकल्स आते हैं या मज़ामीन आते हैं और समाज के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे वो अपना कलम उठाते हैं और जो भी लिखते हैं बहुत ही दर्द के साथ लिखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों के साथ लिखते हैं। ऐसे है हमारे आज के मेहमान मोहम्मद हनीफ मोहम्मद शफीपुरकर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, हम रायगढ़ एग्रो पार्क में बैठे हैं। ये महाड़ से सिटी से 4 किलोमीटर के करीब है और इन्हीं का फार्म हाउस है। तो हम इनसे जानेंगे, क्योंकि अभी इंडिया में रहते हुए, ज़मीन पर रहते हुए यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो चीज़ें इन्होंने महसूस की हम उन्हीं की ज़बान सुनेंगे। साथ ही साथ कहीं कोई कमी बेशी कुछ रहे, आपको ऐसा लगता है तो उसको दरगुजर करें, जबकि हमारा लब्बे-लबाब क्या है, ये हमारा जो टॉपिक हम क्या कहना चाहते हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो दें। तो हनीफ साहब, चूँकि आज मई की तारीख कितनी आ गई है? आज 21 तारीख 21 तारीख आ गई और हम देख रहे हैं, आपने भी देखा है कि बच्चे जो है ना अभी भी कंफ्यूज हैं कि हमने कौन सा कोर्स करना है। रिजल्ट आ चुका है बिल्कुल, और वो रिजल्ट आने के बाद भी कहते सोच के बताएंगे। बिल्कुल। तो ये करियर जो बच्चों का जो होता है, उसको कौन सी एज से या कौन सी क्लास से मतलब एक्चुअली उस पर फोकस करना चाहिए? जी, सबसे पहले जज़ाकल्लाह अखलाक साहब, आपने इतना लंबा सफ़र करके यहाँ ख़ास इस मौजू पे बात करने के लिए आप आए हैं और हमेशा हमने देखा है आपको कई सालों से तालीमी फ़िक्र में आप आगे आगे रहते हैं। हमने कई सालों से साथ में बहुत सारे प्रोग्राम भी किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके कुछ ना कुछ नताइज तो हमें मिलते ही है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो आपका जो ये सवाल था कि तालीमी बेदारी के बारे में, तो सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा इंट्रो पेश करना चाहूँगा खुद के बारे में, तो ताकि जो हमारे ऑडियंस है तो उनको भी एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल जाए, है ना। तो मेरी खुद की तालीम जो है ना प्राइमरी स्कूल से हुई थी। चौथी में जो नगर पालिका स्कूल में है महाड़ से ही हमारी तालीम हुई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने फजंदार हाई स्कूल वहूर से 10वीं पास की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरात से, और फिर उसके बाद 12वीं भी फजंदार हाई स्कूल से ही हुई। और फिर 12वीं में जो नंबरात आए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आए, तो उसके बाद मेरा खुद का जो सब्जेक्ट था उस वक्त फिजिक्स, अपना पीसीबी भी था, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी था और मैथ्स भी था, पीसीएम था। क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि हो सकता है मेरा प्रेफरेंस तो मेडिकल में था और एज अ फॉल बैक ये था अपना इंजीनियरिंग का। तो लेकिन उस वक्त एक बात ये थी कि 12th के नंबरात पे एडमिशन्स होता था, है ना। तो और उस वक्त एडमिशन भी सेंट्रलाइज नहीं हुआ करता था। हर कॉलेज में जाके आपको ये करना है, एप्लीकेशन करना था और हर कॉलेज का अपना मेरिट लिस्ट लगता था। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम नहीं उस वक्त नहीं होता। मैं 96 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 92 की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त का माहौल एक अलग था और उसमें जो स्कूल में जो कंपटीशन चलता था कि 12वीं के मार्क्स जो है बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट रहते थे। उस मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा। तो उसी तरह उस पे स्कूल भी मेहनतें करती थी, स्कूलें भी, बच्चे भी मेहनत करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी एडमिशन उसी बेसिस पे हो गया। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जैसे जैसे एजुकेशनल पॉलिसीज चेंज होती है ना, तो उस हिसाब से ये कंपटीशन भी बढ़ रहा है और उसको एक
मेन स्ट्रीम में एक अलाइन करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रखे गए जो मोस्टली ऑल इंडिया लेवल्स पे होते हैं। जैसे आप नीट की बात कीजिए, है ना, मेडिकल एडमिशन्स के लिए एमएससीटी है, एमएसटी सीईटी है, इंजीनियरिंग के लिए या फिर फार्मेसी के लिए, सिलेट होते हैं अपना लॉ के लिए। हाँ, तो ये अभी 10वीं के मार्क्स और 12वीं के मार्क्स उतने ज्यादा मायने नहीं रखते, है ना। तो उसमें आप क्वालिफाई हो जाए 50% 60%, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं, उतने आप हासिल करेंगे। और लेकिन ज्यादा परफॉर्मेंस आप जितना अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करेंगे तो उससे आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये एक अभी ये बैकग्राउंड है। तो उसमें क्या होना चाहिए था, क्या हमारे जो बच्चे हैं, उनके सरपंच हजरात है और स्कूल की इंतजामिया, उनको ये सिस्टम के साथ अलाइन करना चाहिए था। वक्त के साथ वो चले, वक्त के साथ चलना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं बदकिस्मती है हमारे इलाके की खासकर कि अभी तक उतना अवेयरनेस नहीं है। और खासकर यानी बच्चे स्कूलों में 11-12 कर रहे हैं और साइंस में भी एडमिशन लिए या कोई आर्ट्स में है या कॉमर्स में, लेकिन उनका जो फ्यूचर विजन है ना वो क्लियर नहीं है ना। या तो उनके सरपरस्त हजरात को उतनी मालूमात नहीं है, या मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, यानी हमारे ही आधार है, लेकिन एक जनरल ये है कि स्कूली इंतजामिया भी उस जानिब उतनी फिक्रमंद नहीं है कि हम बच्चों की सही से काउंसलिंग करें। तो ये देख के काफी अच्छे अपने जो ज़हीन बच्चे हैं वो जाये हो रहे हैं। उसमें से कुछ एक्सेप्शनल रहते हैं जिनको कहीं से कुछ गाइडेंस मिलती है और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अक्सरियत आप देखेंगे तो उसमें बिना गाइडेंस या लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। मेरा सवाल ये है कि कौन सी क्लास से उनकी काउंसलिंग से शुरू होना चाहिए? जी अभी देखिए, आप अगर मेट्रोज में जाएंगे, बड़े सिटीज में जाएंगे, तो बच्चों का जहन जो है वो 5वीं से ही बनाया जाता है ना, उनके पेरेंट्स के। तो वो इवन जो वेल टू डू फैमिलीज है तो वो तो ये कहते हैं कि शुरू से ही उनका एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं 5वीं 6वीं 7वीं। लेकिन मिनिमम जो है ना हमारे यहाँ पे 8वीं से बच्चों की एक यानी उनकी जहन साजी होनी चाहिए और वहां से ही उनको एटलीस्ट शुरू में थोड़ा सा एप्टीट्यूड उनका पता करके उस हिसाब से हम उनको डायरेक्शन दे सकते। 10वीं तक तो कॉमन एजुकेशन सिस्टम है, वहां पे तो आपको चूज करना नहीं है, लेकिन बच्चे का जहन बनाना चाहिए कि बेटा तुम्हारा इस तरफ ज्यादा ये है, तो उस हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। एज अ मिनिमम मैं तो कहूँगा 8वीं से तो होना चाहिए। 10वीं में जब बच्चा जाए तो उसके एक प्रिलिमिनरी एप्टीट्यूड होना चाहिए और 10वीं के एग्जाम के बाद तो उसका एप्टीट्यूड प्लस काउंसलिंग कंपलसरी हर स्कूल में होना ही चाहिए जी। लेकिन ये अभी देखिए स्कूल कहेंगे, इंतजामिया करेंगे कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उनको देखना चाहिए। पेरेंट्स तो करेंगे, लेकिन बच्चों के पास 100 स्कूलों के पास 100-200 की बैचेस रहती है ना। थोड़ी सी मेहनत अगर वो करेंगे, कोई काउंसिलर लेके आएंगे, प्रोफेशनल काउंसिलर लेके आएंगे, अगर इन बच्चों को थोड़ा उनका 1-2-3 सेशन करेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे, तो बच्चों में वो अवेयरनेस आती है। यही मैसेज सरपंच हजरात के पास चला जाएगा और फिर सरपंच हजरात भी उस बारे में फिक्रमंद होंगे। तो ये अगर स्कूल की इंतजामिया करे ना तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या हुआ है कि हम ये कर रहे हैं कि हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% आ जाए, बराबर यही चल रहा है ना आजकल। हम जैसे कोई भी इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी स्कूल रहे हमारे इलाके में, हम किससे खुश है कि हमारे स्कूल का बच्चा 90% आया, टॉपर 92 आया, हमारे स्कूल का 100% आया। लेकिन वो बच्चे आगे जाके उसका क्या है, करियर क्या हो रहा है, उस बारे में हमको फिक्रमंद होना चाहिए। क्योंकि हमारा एम क्या है, बच्चे को 10वीं या 12वीं पास करवाना नहीं है, उसको एक अच्छा इंसान बनाना है, उसको एक अच्छा करियर देना है। अगर उसकी फिक्र हम करें, ठीक है, ये आपके इसमें नहीं आता, जिम्मेदारी में हो सकता है नहीं आता, लेकिन वो एक्सक्यूज नहीं है, हमको अपनी कौम बनाना है। हाँ, कौम की फिक्र हो। देखो अदारे जो देखिए, अगर कोई चीज जैसे इवन हमारे हेल्थ का इशू होता है, बिल्कुल किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से अगर वो सही मतलब इलाज नहीं मिलता और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, अगर सेहतमंद नहीं बंदा होता है तो क्या कहते हैं, डॉक्टर चेंज करता है। बिल्कुल कि भाई ये डॉक्टर साहब से आराम नहीं आ रहा है, फला डॉक्टर, तो डॉक्टर दवाई चेंज करता है, उस पेशेंट मरीज की स्टडी करता है,
हिस्ट्री जानने की कोशिश करता है और सही तशखीस करके दवाई देता है। बिल्कुल, फर्क दोनों का ही है जी। तो यही चीज़ है कि अगर हम, आपकी बातों का निचोड़ मुझे ये समझ में आया कि जैसे 8th स्टैंडर्ड से बच्चों की काउंसलिंग तो ऐसे उससे पहले होना चाहिए 5th से, लेकिन 8 से प्रोफेशनल उसकी काउंसलिंग हो रहा शुरू हो जाए, उसके साथ में वालिदैन की काउंसलिंग हो, पेरेंटिंग मीटिंग्स हो रहा हो, तो पेरेंट्स को भी मालूम होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है ज़माने में, क्या करना चाहिए। तो बच्चों की फिक्रें करते हैं, फिर वो जब जानना शुरू करते हैं मेरे बच्चे को किस में इंटरेस्ट है, तो उसको कितनी फीस लगी उसकी तैयारी करते हैं। साथ ही साथ उस बच्चे को मालूम हो जाता है कि मुझे ये कोर्स करना है या इस फील्ड में जाना है, इस शोबे में जाना है, तो उसके लिए कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी पड़ेगी, तो उसकी तैयारी में वो लग जाता है। तो बच्चे को एक सही पाथ मिल जाता है, तो जिससे क्या होगा कि हम एक अच्छी, हमारी जो कौम जो है ना गरीबी से ऊपर आएगी, आला तालीम याफ्ता होगी साथ ही साथ, बिल्कुल, और अच्छा दीनदार माहौल के साथ सही बनेंगे। इसके लिए जो जैसा आपने कहा कि इंतजामिया की बात की है, तो इंतजामिया इस जिम्मेदार के लिए बहुत सारे इंतजाम काफ़ी एक्टिव है, और बहुत सारे इंतजामिया में बस जो वही चेहरे हैं जी, ना आगे बढ़ना है, जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो शायद उनकी उतनी समझ वक्त के साथ नहीं हो पा रही। अगर जहाँ इंतजामिया अच्छी होती है तो वहाँ का स्टाफ भी काम करता है, साथ नाकार नहीं होते। वहाँ के हेडमास्टर साहब अगर अच्छे हैं तो वो अपने स्टाफ से काम करवा लेते हैं, वो बच्चों की तरबियत पे भी वैसी नज़र रहेगी, वो पेरेंट के साथ भी बराबर ये करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। तो एक तरह से ये ट्रायंगल्स जो है ना वास जो बन जाएगा, इंतज़ामिया, असातिज़ा, वालिदैन या सरपरस्त, और सबका जो मरकज़ जो रहेगा वो तालिब इल्म या तालिबा। ये हमारी कोशिश, जब भी हमें मौका मिलता है बात करने का किसी स्टेज से, या जब भी हम लिखते हैं, तो हम इस पॉइंट पे इसलिए आवाज उठाते हैं कि किसी को पे तंज करना या तनकीद करना इसलिए नहीं है, कि ये अवेयरनेस आए, है ना। हाँ। तो ये तो इजी है कि हम सिर्फ 10वीं का क्लास ही लेके चले या 12वीं का बैच ही कि उनको ये करें, लेकिन अगर हम एक स्टेप आगे जाए तो उसके दूररस नताइज हमको मिलेंगे, है ना। जी बिल्कुल। तो ये अभी देखो, मैंने पिछले साल अंजुमन खालसेकर इंग्लिश स्कूल और ददमन मुकादम उर्दू हाई स्कूल, इनके बच्चों को जमा किया था। जमा करने में भी काफी मुझे यानी बार बार मैनेजमेंट से ही करना पड़ा। आखिरकार वो ये हुए, यानी उस पर एग्री हुए, तो 90 लड़के लड़कियां 90 जमा हुए थे। 90 में से 85 थे, 5 एब्सेंट थे। तो मैंने एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया उनका। और एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद उनके सामने करियर ऑप्शंस की बात रखी। बराबर। पेरेंट्स नहीं थे, हालांकि पेरेंट्स को भी होना चाहिए था, लेकिन पेरेंट्स को जमा नहीं कर पाए। और उसके बाद उसका ये लेना था कि हर एक को 1-to-1 काउंसलिंग भी करनी चाहिए थी, लेकिन वो फिर बोर्ड के एग्जाम्स आए, उसमें वो नहीं हो पाया। तो मैंने बोला कि ठीक है, हमने जो भी कोशिश की हो गया एक एप्टीट्यूड टेस्ट, लेकिन हर एक का मैंने बाकायदा रिजल्ट। लेकिन मुझे सरप्राइज हुआ, बाद में मैं स्कूल के ग्रुप पे मैसेज डलवाया कि ये नंबर पे काउंसलिंग कर सकते हैं 1-to-1। अभी आप यकीन करिए कि रिजल्ट्स के बाद वो 90 में से कम 30 से 35 बच्चों ने डायरेक्ट कॉल करके, तो उसमें से कुछ 5-1 बच्चे 1-to-1 सामने आए। लेकिन कोई यानी कोई रत्नागिरी का है, कोई चिपलून का है, वो फोन पे उनकी काउंसलिंग हुई। यानी रिजल्ट हमको मिलेगा अगर हम कोशिश करेंगे तो स्कूल की इंतजामिया की तरफ से, और जो हर इलाके में जो ऐसे जिम्मेदारान है, काउंसिलर होंगे, सेल्फ इंटरेस्ट से कर रहे होंगे, अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो देखो 90 में से मैं तकरीबन, जहाँ तक मेरे पास होली से 35 लोगों की मैं काउंसलिंग कर चुका हूँ। ये एक छोटे से एफर्ट से। हालांकि इसको और अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से होना चाहिए। हर एक का एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट मेरे पास है, उसके वजह से उसका इंटरेस्ट पता चलता है, और जब देखेंगे तो वो अलाइन होता है आपके रिजल्ट से, एसएससी के रिजल्ट से। तो ये कोशिश जरूरी है। आप अभी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, क्या आपने देखा अभी के बच्चे अभी भी कंफ्यूज है हाथ में रिजल्ट आने के बाद भी? जी, कंफ्यूज यानी ऐसे केसेस आते हैं ना, तो कभी कभी रोना आता है। हंसी भी आती है, रोना भी आता है। अभी जस्ट दिलदार भाई साथ में जब हम आ रहे थे, एक पेरेंट्स का ये, उसने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया। अभी जस्ट हम आ रहे थे तभी की बात है, तो 11th में एडमिशन ले लिया। वो दिलदार भाई उसको पूछ रहे किस में एडमिशन, तो बोले साइंस में। कौन से सब्जेक्ट्स है? तो बोले उन्हें सब सब्जेक्ट्स है। आपको क्या करना है? तो बोले मुझे इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग के लिए क्या करना है? नहीं, वो स्कूल में
बताएंगे करके, भाई इंजीनियरिंग मुझे करना है। बराबर। तो फिर दिलदार भाई बोल रहे हैं कि उसके लिए तो मैथ्स लगता है। हाँ तो मैथ्स के साथ, हाँ नहीं मैथ्स तो है मेरा, तो फिर उसकी सीईटी की भी पढ़ाई करनी पड़ती है। बराबर। तो बोले नहीं मुझे पता नहीं करके, यानी उस बच्चे को इंजीनियरिंग करना है ये डिसाइडेड है, हाँ लेकिन उसके लिए उसको सीईटी भी करना है साथ में। वो 11th-12th में तैयारी करें, 12th के एग्जाम के बाद फौरन वो एग्जाम होती है। हाँ जी। तो लेकिन एडमिशन होगा, लेकिन स्कूल वालों ने भी उसे बताया नहीं। जी। देखिए कितनी बड़ी इसकी बात है, लापरवाही की बात है। बराबर। और उसके सरपरस्त को भी पता नहीं है। पता नहीं। और ये एक केस नहीं है, ऐसे हजारों के। कुछ बच्चे आते हैं रिजल्ट लेके आए कि अभी हमारे उसको 95% मार्क्स मिले हैं, मेडिकल करना है, तो मेडिकल करना है तो बोला बहुत अच्छी बात है, अभी तो नीट का रिजल्ट आएगा। हाँ। तो बच्चा बोल रहा है कि मैंने नीट दिया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। हाँ। ऐसे कितने कितने केसेस हमको मिलते हैं। आप भी आते होंगे ऐसे बिल्कुल, केसेस। बहुत सारे दिख रहे हैं, सैकड़ों केसेस सामने आते हैं कि उनको जो अभी बाद में जहन में आता है, तो एक कच्ची कलियां जो है ना, उनको सही मतलब अगर रोक अगर दिया जाए जी, तो मतलब यार सही आबियारी और सही गाइडेंस होगा ना, तो बहुत कुछ हमारे कौम में आ सकती तब्दीली। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी हमारे ऑडियंस को भी पता है कि एक बच्चा था, उसको मर्चेंट नेवी में जाना है। वो एक फेमस है ना अपने हाँ, इलाके में मर्चेंट नेवी में। हाँ, उसके लिए एक एंट्रेंस होता है मर्चेंट नेवी के लिए, ठीक है, यूपीएससी करवाती है मर्चेंट नेवी का। तो उसमें अभी उसको उसकी तैयारी कर रहा है उसको, लेकिन अभी उसको मार्क्स चाहिए 60%। अच्छा, HSC में हाँ। अभी वो बंदे को मार्क्स मिले हैं 50%। तो यानी इंजीनियरिंग में देखो डिप्लोमा में 50% चलेंगे, लेकिन डिग्री वाला की बात आती है बहुत सारी जगह पे 60% कंपल्सरी है जी, यानी मिनिमम। ऐसा नहीं कि 60% चाहिए तो 60 की तैयारी नहीं, हमने तो 100 की तैयारी करना है। जी जी। फिर वहां जब हमारा 60 क्रॉस होगा, आपका वहां हमारे सामने अगर 80 95 वाला अगर बच्चा है तो उसका पहले सिलेक्शन होगा। हम 62 वाले नहीं पहले आएंगे। नहीं, बोर्ड में तो पढ़ाई करनी ही है, ऐसा नहीं कि बोर्ड में नहीं कर, लेकिन वो बोर्ड का क्राइटेरिया, जैसे अभी सीईटी के लिए 45% है, ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। 45% तो आप क्वालिफाई होंगे, फिर सीईटी की मेरिट लगेंगी। क्वालिफिकेशन के लिए वास्ते, क्वालिफाई होने के लिए जी। नीट के लिए आपको 50% प्लस फिर बाद में नीट का स्कोर आएगा ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। मर्चेंट नेवी के लिए 60%। तो ये मालूमात हमको चाहिए कि कब पता होगा, जब बच्चे को उतने अवेयरनेस उसके सरपरस्त को होंगी, किसी के साथ आके बैठेगा, उसकी काउंसलिंग होंगी, सब ये चीजें बताई जाएंगी, तब ये पता जाए। अभी 5 मार्क्स के लिए किसी का ये हो रहा है, कोई इंट्रेंस नहीं दिया इसलिए हो रहा है, किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए वो मिस कर रहा है। लास्ट ईयर 2-3 बच्चे अपने यहाँ पे काउंसलिंग नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, क्वालिफाई है लेकिन उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसलिए मिस कर गए। तो ये सारी चीजें मिस हो जाती है असल में। और बहुत सारी जगह पे अगर बच्चे की सही तैयारी गाइडेंस हो, परसेंट उसका कंप्यूटर एग्जाम में भी अच्छा रहा और उसका 12th SSC HSC का रिजल्ट अच्छा रहा, तो उस बेस पे उसको विदाउट एनी डोनेशन गवर्नमेंट कोटा में उसको सीट मिल जाती है। जिससे क्या होगा, फीस गवर्नमेंट के हिसाब से ही आपको भरना है, वरना फिर डोनेशन की सीट पे जाते हैं तो उतना पैसा नहीं होता, फिर यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, हजारों के बाद देते हैं, हजारे कितने लोग को मदद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मसला भी होता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने निकाला। रिसेंटली मेरी एक साहब से बात हुई, ये अपना रियाद कोकन कमेटी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोकन कमेटी अभी बहुत अच्छा काम करती है, स्पॉन्सरशिप देती है बच्चों को। मैं खुद जुबेल कोकन कमेटी का बानी सदर रहा हूँ। एक वक्त कोविड के पहले ऐसा था कि जुबेल और दमाम दोनों कमेटियां मिलके तकरीबन 25 लाख के करीब बच्चों को एजुकेशनल स्कॉलरशिप देती थी, और इसका हमने बहुत अच्छा रिजल्ट भी देखा। तो ये जिम्नी बात निकली है, मैं इसलिए आता हूँ कि अभी देखिए कि अभी रिसेंटली एक कमेटी ने स्पॉन्सरशिप किया MBBS के इस कैंडिडेट को, तो पूरे 5 साल का। तो अभी इस चीज की भी जरूरत है कि बच्चों को जो है ना, कुछ बच्चे जो है बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा नहीं कि वो कोचिंग के लिए अफोर्ड कर सके। आपको पता है कि नीट करना है या सीईटी करना है या कोई और कॉमर्स में फाउंडेशन करना है, लॉ के लिए सीईटी करना है, उसके लिए ये थोड़ा यानी कॉस्ट सेंसिटिव कोचिंग्स रहते हैं। तो अभी हमको ये भी सोचना है कि जो टॉप क्लास के हमारे बच्चे हैं, तो उनको बाद में स्कॉलरशिप देने के बजाय
उनको गेट से पास करवाना है हमको। हाँ। तो गेट से पास कैसे करेंगे? तो ऐसे बच्चे हैं ना, तो फिर क्या वो पीछे आ जाते हैं, सिर्फ मैं प्लेन साइंस करूंगा। तो अगर हम टॉपर, तो स्कूलों के टॉपर जो है, हाँ। एक कोई क्राइटेरिया रखे कमेटी या कोई हमारे जो लोकल अदारे कि 95% अब जो बच्चे हैं और जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो हम उनको कोचिंग के लिए स्पॉन्सरशिप करें। तो अगर ऐसे बच्चों को हम चुन चुन के लेंगे ना, एक स्कूल से एक दो और उनको सही कोचिंग देंगे ना, तो भी हमारे लिए अच्छे बच्चे, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे सीए, अच्छे सीएस, अच्छे लॉयर्स मिल जाएंगे। तो इस चीज पे भी हमें थोड़ा सोचना होगा। तो हनीफ साहब, इस विषय में आप क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और अखलाक भाई, आपको भी पता है कि जब हम जुबेल कोकन कमेटी में थे, तो जुबेल और दमाम गालिबन हमने साथ मिल के, जुबेल कमेटी थी, तो एक साल में हमने पूरा ऐसा प्रोजेक्ट लिया था कि कोकन के 2-3 जगहों पे हमने एक मैसिव पैमाने पे काउंसलिंग सेशंस करवाए थे। मुरुड में एक हुआ था, उसमें अपना ये मुनाफ वाडकर साहब भी इन्वॉल्व थे। काफी अपने काउंसिलर, अपने बशीर मारूफ साहब थे। तो ऐसे जो काउंसिलर्स थे हजरात, उन सबको जमा करके हमने एक महाड़ में हुआ था, मुरुड में हुआ था। तो जैसे उस वक्त हुए थे ये काउंसलिंग के प्रोग्राम, आज बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि हर तालुके में, हर इलाके में, स्कूल लेवल पे हो या फिर तालुका में स्कूलों को जमा किया जा सकता है। तो ये जो काउंसलिंग के सेशंस है ना, और उसमें सिर्फ करियर काउंसलिंग ना हो, बच्चों का एप्टीट्यूड भी उसमें ये किया है। तो इस बारे में थोड़ा बैठ के सोचना होगा कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। पर्सनली तौर पे मैं अपनी यानी खिदमत देने के लिए तैयार हूँ। कोकन कम्युनिटी के जो जिम्मेदारान है, उनसे भी मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि वो इस अहम प्रोजेक्ट को अगर लेना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो हम लोकली यहाँ पे जो काउंसिलर्स है, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है, उनको जमा करके इंशाल्लाह कुछ ना कुछ प्लान बना सकते हैं। लेकिन ये जरूरत है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्कूल, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी तालुका, हर यानी एटलीस्ट रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन तालुकों के ये लोकेशन आइडेंटिफाई करके जहाँ पे अच्छा हमको ये मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, वहाँ पे हम इंशाल्लाह कर सकते हैं। बराबर, बहुत अच्छा। तो हनीफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का कंक्लूजन डिस्कशन का यही है कि तलबा को फोकस करते हुए, उनको मतलब मद्देनजर रखते हुए वो हमारा सेंटर रहे, इंतज़ामिया, असातिज़ा और वालिदैन और समाज के ज़िम्मेदार शख्सियत, हनीफ भाई जैसे हम जैसे लोग हैं, कि सब बच्चों को फोकस करें, सही वक्त पे उनकी रहनुमाई करें। कंप्यूटर एग्ज़ाम्स कौन से महीने में फॉर्म भरना पड़ते हैं, उसका क्या सिलेबस होता है, कौन सी अगर आपको पेशे में जाना है, करियर चूज़ करना है, उसके लिए राइट, उसके लिए क्या मतलब क्या उसके ये होते हैं, किस तरह से उसमें एडमिशन लिया जाता है, और सारी इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाएँ ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक बन सके। दुआ करें किसी ये दुनियावी जो तालीम जो है, यही कामयाबी नहीं है, बल्कि दुनिया में इज्जत से रोज़ी रिज़्क़ हासिल करने का एक ज़रिया है। हम दीन पे कायम रहते हुए ये सारी आला तालीम हासिल करें, और इसी के साथ जब हमारे ख़ानदान, हमारी कौम, हमारे बरादरी और अपने मज़हब का नाम ऊँचा रहता है। हनीफ भाई, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।